खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सुनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर की अपील। 13 से 15 अगस्त के बीच अभियान में भाग लेने और तिरंगा के साथ तस्वीर भी अपलोड करने का आग्रह। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन आज। नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ का 1230 करोड़ की दी सौगात। एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास, वेयर हाउस का भी उद्घाटन। अब सीएम धामी माफ कीजिएगा, अब सीएम योगी से बात करेंगे। सीएम धामी बिजली में हिस्सेदारी लेने को यूपी सरकार से करेंगे बात। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है मामले की जांच। ज्ञानवापी के एसआई सर्वे का 10वां दिन। सर्वे टीम आज सुनाएगी जीपीआर पॉइंट। वादी, वकील और इंतजामिया कमेटी भी रहेगी मौजूद। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम रविवार को खुलेंगे। यूपी के सभी स्कूल बनेगा मिड डे मील, भी जारी हुए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आपको खबर बता दें, सपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देगी अब धार। सपा अध्यक्ष का ये बयान सामने आया। अखिलेश यादव करेंगे बुंदेलखंड का दौरा। लोक जागरण रथ लेकर बुंदेलखंड जाएंगे अखिलेश यादव। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को अब ट्रेनिंग दी जाएगी। जिलों में प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। बांदा में 16 और 17 अगस्त को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 19 और 20 अगस्त को फतेहपुर में प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा, जिसमें इस कार्यक्रम के जरिए जो कार्यकर्ता हैं, जो सपा के कार्यकर्ता हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आने वाले आगामी चुनाव को देखते हुए तैयारियां चाक चौबंद और पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। 19 और 20 अगस्त को फतेहपुर में ये प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं अरमान आसिफ, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरमान, लगातार देखा जाए आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब सपा भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है और इसी को देखते हुए ये शिविर लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां जमीनी स्तर पर नजर आ रही हैं? जी देखिए, आपको बता दें कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसको देखते ही सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा एक विपक्ष में मुख्य पार्टी है, जिसको मैं बात करूं तो सपा ने भी अपनी तैयारियां काफी तेज कर दी है। आपको बता दें कि सपा बुंदेलखंड में यात्रा निकालेगी। तमाम ट्रेनिंग दिए जाएंगे जितने उनके कार्यकर्ता हैं वहां पे, जो सपा के लिए खड़े हैं, जितने आने वाले चुनाव को देखते हुए तमाम इस तरह की बैठक भी अभी सपा कार्यालय में हो रही है, जिसको लेके तमाम जो यात्रा को लेके जो तैयारियां हैं वो भी अभी से ही शुरू कर दी है। फिर उसके बाद से बांदा में इनकी रैली होनी है, यात्रा निकलनी है। फिर उसके बाद से फतेहपुर में भी इनकी ट्रेनिंग होगी। तो तमाम आपको बता दें तो फिर इसी मुद्दे को 2024 का एक मुख्य ऐसा चुनाव है जिसमें कहीं ना कहीं सपा को उत्तर प्रदेश में अपनी एक तरीके से देखी जाए तो जमीन तलाशनी है। बिल्कुल, तो उसी जमीन को तलाशने की कवायद साफ तौर पर सपा अध्यक्ष की नजर आ रही है। जिस तरीके से दौरा और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की एक कवायद, शिविर लगाए जाएंगे, शिविर के जरिए जोश भरा जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। अब बुंदेलखंड दौरा है अखिलेश यादव का, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, दौरे को लेकर, कार्यक्रम और शिविर के जरिए प्रशिक्षण को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अभी हम खुद सपा कार्यालय में खड़े हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बांदा से आए हुए हैं, जिसको लेके सपा कार्यालय में बैठक चल रही है। आपको बता दें कि बैठक बस अभी शुरू हुई है। उस यात्रा को लेके जो यात्रा निकलनी है उसको लेके बैठक अभी शुरू हुई है। अब बैठक खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि जब बैठक खत्म होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ और
तैयारियां की गई हैं यात्रा को लेकर। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिलहाल समाजवादी पार्टी है वो पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। जो बैठक है सपा कार्यालय में बैठक हो रही है और बैठक के बाद एक रणनीति निकलकर सामने आएगी। जिलों में प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे और जगह जगह शिविरों का आयोजन और इसके जरिए एक ट्रेनिंग देने की कार्यकर्ताओं को कोशिश। बढ़ते आगे लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, हंगामे के साथ शुरू हुआ नगर निगम सदन। पक्ष और विपक्ष के पार्षद के बीच तीखी बहस। महापौर, नगर निगम आयुक्त सहित सभी पार्षद यहां पर मौजूद रहे। नगर निगम की व्यवस्था से नाराज हुए पार्षद, माइक खराब होने से नाराज हुए सभी पार्षद जो यहां पर मौजूद थे। महापौर ने 10 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, महापौर, नगर निगम आयुक्त सहित जो तमाम पार्षद यहां पर मौजूद थे उनकी नाराजगी निकलकर सामने आई। अव्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम में जिस तरीके से अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है और साथ ही इस दौरान माइक की खराबी को लेकर भी नाराजगी। महापौर ने 10 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दिया। हंगामे का माहौल। नाराजगी इस बात को लेकर क्योंकि नगर निगम में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है, इसी वजह से नाराजगी ये सामने आई। बढ़ते आगे मेरठ का रुख करते हैं। मेरठ से खबर बता दें, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। डबल मर्डर को अंजाम देने वाला आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हुआ है। एलएलबी के छात्रों ने लूट और मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। स्पोर्ट्स कारोबारी और उनकी पत्नी को गोली मारी थी। गोली लगने से दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस लगातार इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश एलएलबी के छात्र निकले। 1 महीने से घर की रेकी की जा रही थी। बदमाश एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने रेकी की। हत्याकांड का खुलासा थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले का खुलासा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश और ये आरोपी एलएलबी के छात्र थे जिन्होंने बड़ी ही बेरहमी के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और करीब 1 महीने से घर की रेकी की जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई जारी है। मेरठ से खबर, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। डबल मर्डर को अंजाम देने वाले आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली का रुक करते हैं जहां घर में उस समय मातम छा गया जब रिंकू की मौत की खबर उसके घर पहुंची। बताया जा रहा है कि रिंकू बाहाई थाना लालगंज जो कि गेगासो क्रॉसिंग से गंगागंज की तरफ आ रहा था, तभी बाइक अनियंत्रित होकर आनंदी मंदिर के पास गिर गई जिससे वो बेहोश हो गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लालगंज सीएससी पहुंचाया और रिंकू को मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर पहुंचे गेगासो चौकी इंचार्ज अजीत प्रताप सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी हमारे पास एक मृतक आया है जिसका नाम रिंकू यादव है, सन ऑफ कृपा चंद्र, 25 साल उम्र है। ये सुभान बेग का रहने वाला है। ये मुसाफिर में इसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद इसकी मृत्यु हुई है। अभी इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है।
बढ़ते आगे खबर बस्ती से, जहां पहाड़ों पर भारी बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पहाड़ी बारिश से सरयू नदी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। शारदा बैराज से छोड़ा गया बारिश का पानी बस्ती जिले में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। शारदा और सरयू बैराज से छोड़े गए 3.5 लाख क्यूसेक पानी ने 2 दिन बाद दुबौलिया ब्लॉक के सुबिखा बाबू को पूरी अपनी जद में ले लिया है। इस इलाके को गांव चारों तरफ से पानी से घिर चुका है। लोगों ने बाहर जाने के लिए अपनी डोंगी रख रखी है और नाव भी लगाई गई। कोनो दिक्कत तो ना है उसे वीडियो बनाए दे। देख के आराम से लोग आ जा रहे हैं नाव द्वारा आज जा रहे हैं सर। हाँ। कितनी नावें लगी हैं? नावें अभी आपको नहीं लगी हैं, हम लोग लेकिन तो लेके आ रहे हैं। हाँ, बच्चों जाने के लिए जल स्तर बता रहे हैं। डीएम साहब अभी आए थे थोड़ी देर पहले, वो भी बोल रहे हैं कि अभी पानी लगभग बढ़ेगा ढेर। बस्ती जनपद पहले से ही जो बाढ़ की दृष्टि से 24 अति संवेदनशील जनपद है उनमें शामिल है और अब तक विभिन्न चरणों में कुल 4,91,000 क्यूसेक पानी अप स्ट्रीम से छोड़ा गया है, जिसके प्रभाव के कारण जो हमारे फ्लड जोन में से कुछ गांव हैं, 2 गांव हैं विशेष रूप से, जिनमें जल स्तर में वृद्धि हुई है और आवश्यक सभी तैयारियां वहां कराई गई हैं। हम निरंतर अप स्ट्रीम के विभिन्न बैराज में नजर भी रखे हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के फतेहपुर जिले में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड को आज कोतवाली पुलिस ने अरेस्ट कर न्यायालय के समक्ष पेश कर बड़ी कार्रवाई की है। जिले के हरिहरगंज स्थित चर्च में धर्मांतरण के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने पैसे और नौकरी का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले मास्टरमाइंड सुभाष यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों को मुलजिम बनाते हुए साक्ष्य इकट्ठा कर सलाखों के पीछे भेजने की कार्रवाई की, जिसकी विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर कर रहे थे। और आज सदर कोतवाली और एसओजी ने वांछित चल रहे प्रोफेसर को अरेस्ट कर कार्रवाई की है। लोग गरीब बस्तियों में पहुंचकर लोगों को पैसा और नौकरी सहित अन्य सामग्री देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। लगभग 1 वर्ष पूर्व चर्च में धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने हंगामा कर चर्च के पादरी सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जांच के बाद इस मामले में पुलिस ने प्रयागराज के सुभाष यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सहित कई बड़े चेहरे सामने आए, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कुर्की की नोटिस चस्पा कर धर्मांतरण के मास्टरमाइंड को कोर्ट के सामने पेश किया गया था। और 82 सीआरपीसी के तहत कोर्ट से जारी नोटिस के बाद कोतवाली पुलिस और एसओजी ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बस्ती से है। आम आदमी के बीच और पुलिस की छवि किसी से छिपी नहीं है, लेकिन उन्हीं पुलिस वालों के बीच आज भी कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जिनकी छवि जनता के बीच रॉबिन हुड की तरह है। आपको बता दें कि छावनी थाना के एसओ दुर्गेश पांडे की जिनका ट्रांसफर कर उन्हें लाइन में अटैच कर दिया गया। जब दुर्गेश पांडे की विदाई थाने से होने लगी, क्या आम क्या खास, सबकी आंखें नम हो गई। आम जनता उनसे गले लगकर रोने लगी। दुर्गेश पांडे भी आम जनता के इमोशन में बह गए और अपने आप को रोने से रोक नहीं पाए। पुलिस और पब्लिक के बीच का ये इमोशन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जनता का जिस तरह से प्यार और दुलार उन्हें मिला, अब इससे उनकी जनता के प्रति कर्तव्यों को लेकर ईमानदारी को आसानी से समझा जा सकता है। वैसे तो बहुत से थानेदारों के ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, लेकिन इस तरह का लगाव जनता का पहली बार देखने को मिल रहा है।
वीडियो सोशल मीडिया पे कल मेरा स्थानांतरण हुआ थाना छावनी थानाध्यक्ष के रूप में। मैं पिछले लगभग 9.5 महीने से वहाँ था और जब मैं आने लगा तो लोगों को जानकारी हुई कि मैं जा रहा हूँ। उस समय बहुत सारे लोग आए और एकाएक जो है उस कार्यक्रम में विदाई के बाद लिपट कर रोने लगे। मुझे भी वो दृश्य काफ़ी हृदय से बहुत ही भावविह्वल कर देने वाला दृश्य लगा और कब मैं उन लोगों के बीच काम करते करते इतना उनके दिल के करीब पहुंच गया, मुझे खुद जानकारी नहीं मिल पाई। कितने दिन का कार्यक्रम रहा और कैसा रहा? मैं लगभग 9.5 महीने वहाँ रहा और जब मैं वहाँ आया तो थाना जो है काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उसको हम लोगों ने आगे से अतिक्रमण मुक्त कराकर, उसका नाम थाना का छावनी था, तो छावनी के बेस पे हम पूरे आगे से लेकर पीछे तक मिलिट्री बेस टाइप को उसको रंगवाया गया। तो खाकी को कोसते हुए अक्सर लोगों के जहन में जो सवाल उठते हैं, लेकिन ऐसी भावुक कर देने वाली तस्वीर बहुत कम ही देखने को मिलती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। अमृत महोत्सव के समापन को लेकर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज जिले में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर से जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी मसाला और सीडीओ सान्या झाबड़ा ने युवाओं को प्रधानमंत्री के पंच प्रण की शपथ दिलाई और हरी झंडी दिखाकर मिनी मैराथन को रवाना किया गया। युवाओं ने मैराथन के माध्यम से मिट्टी को नमन व वीरों को वंदन करते हुए मैराथन दौड़ की शुरुआत की। नेहरू युवा केंद्र के युवाओं ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया और वहीं जिला युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया ये कार्यक्रम। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए बोला है कि जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं वो एक गरीब की पीढ़ी को क्या समझेंगे। किसान के हित को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश के अन्नदाताओं की विपक्ष चर्चा कर रहा था। मुझे आश्चर्य होता है कि एमएसपी क्या होता है ये विपक्ष को जानकारी नहीं थी। पिछले 1 घंटे से विरोधी दल के नेता को केवल गोरखपुर की बाढ़ ही दिखी और कुछ नहीं। नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कुल 33 सदस्यों ने अब तक इसमें चर्चा में भाग लिया। बाढ़ और सूखा जैसे इन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के अपने अमूल्य विचार यहां पर रखे और सुझाव भी दिए। बाढ़ और सूखा से संबंधित मुद्दे पर उनको केवल गोरखपुर का जल जमाव याद आया, बाकी और कुछ भी नहीं याद आया था। महोदय दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं वे एक गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक किसान की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक दलित की पीड़ा को भी क्या समझेंगे, और अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ क्या इन्होंने व्यवहार किया था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तो पूरा प्रदेश जान क्या कर रहे थे। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था और मुझे बताते हुए गर्व है
हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। आज सरकारी हॉस्पिटल में मरीज इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको दवा मिल रही है, उसे डॉक्टर मिल रहे हैं। आपके समय में ना डॉक्टर थे और न ही दवा थी। 24 में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी। चच्चो अब इसे रास्ता तय कर लो अपना। ये सरकार पहली सरकार है जिस सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में 2 अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। एक, वन्य जीव और मानव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में घोषित करना है। यह हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में उठाया है। और कोई भी व्यक्ति वह सर्पदंश से मरे, आपके पसंदीदा सांड से मरे, सर्पदंश से, वन्य जीव से, सांड के मारने पर, ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। और पहली बार आपने देखा होगा, ठीक है, आपको अवसर नहीं मिल पाया, जनता ने इस लायक नहीं समझा कि आप कर नहीं सकते, इसलिए कहा कि भाई आप बाहर जाइए। और इसलिए डबल इंजन की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार ने आते ही अन्नदाता किसानों के हित में ये कदम उठाए। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने 4 मिनट लगातार सरकार से मुद्दों की बात की। दोषियों को सजा मिलेगी और पीड़ित परिवार को लोगों में से किसी एक को सरकारी नौकरी मिलेगी। उसका क्या हुआ? 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाएगा। यूपी में बेरोजगारी कम होगी, लेकिन क्या हुआ? ये तमाम ऐसे मुद्दों को अखिलेश यादव ने उठाया। जातीय जनगणना, आवारा पशु को लेकर सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी क्या जातीय जनगणना करवाएगी? जब बीजेपी सरकार में नहीं होगी तो जातीय जनगणना की बात कैसे करेगी? दोषियों को सजा मिलेगी, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। आप ही के लोग आश्वासन देकर के आए थे, वो कहां है सरकारी नौकरी? ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, इस पे मुख्यमंत्री जी जरूर बोलें। वो ये कहते हैं कि 96 लाख MSME हैं, यूनिट्स हैं हमारे यहाँ, लेकिन केवल 14,000 रजिस्टर्ड हैं। आखिरकार उन्हें डर किस बात का है? रजिस्टर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं वो? आपके लखनऊ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो एरिया है सोहनी नगर, क्या वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्टों की समस्या का समाधान हुआ? अगर आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो उम्मीद नहीं कर सकते कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास भी आप पहुँच पाएंगे। 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। और इस इंटरव्यू में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को बाहर निकाल दिया गरीबी रेखा से। तो अगर 13 करोड़ वहां का माने, देश का आंकड़ा जो दिया जा रहा है, और 5 करोड़ हम इनका माने, तो सबसे ज्यादा गरीब ही यूपी के बहराइच के अस्पताल में घुसा आवारा सांड। बताइए, ये हालत है। यूपी के अस्पताल में कुत्ते द्वारा शव को नोचने की घटना, ये हालत है अस्पतालों की। क्या हालत कर दी आपने सरकारी अस्पतालों में? श्रावस्ती के सरकारी अस्पताल में बेड पर कुत्तों का कब्जा, ये हालत है आपके अस्पतालों की। चलिए उसको फिर बोलिए। अब आज किस जिले का मैं बताऊं? हरदोई का बताऊं? किस जिले का बताऊं? किस जिले का ना बताऊं? अच्छा, जिला अस्पताल हुआ मरीजों से हाउसफुल, मरीज इतने कि आपका अस्पताल में बेड नहीं, और अगर मरीज जाता है तो दवाई नहीं, इलाज नहीं, और कोई ऑपरेशन नहीं करा सकता। कब ऑपरेशन होगा पता ही नहीं, जो मदद मिलनी चाहिए वो पूरी नहीं। आप कहते हो मेडिकल कॉलेज, दिल्ली जाएं, बंबई जाएं, जाने कहां कहां जाते हैं, वहां होर्डिंग लगे हुए, इतने मेडिकल कॉलेज। किस बात के लिए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं? मैंने पहला मेडिकल कॉलेज जो स्टेट और सेंटर के बजट से बना था, उसके बारे में बताया था, शाहजहांपुर के बारे में। आज तक उसमें प्रोफेसर, टेक्निकल स्टाफ कुछ है ही नहीं। क्या नेतृत्व 6.5 साल से आप कर रहे हैं? बिस्तरों पे कुत्ते घूम रहे, दवाइयां नहीं, इलाज नहीं, इंतजाम नहीं। ये है आपका उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का।
इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।